हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ट 25 क्वेश्चंस के साथ और देखेंगे कि आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस आप कितना स्कोर करते हैं आज के सेशन में। जैसे कि आप जानते हैं कि ये क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, वैसे ही क्वेश्चंस हैं जैसे एग्जाम के लेवल में क्वेश्चंस का लेवल रहता है, सेम उसी लेवल के क्वेश्चंस यहां पर आपसे पूछे जा रहे हैं। और आज है इसका डे 10। डे 1 से लेकर डे 9 तक बहुत सारे क्वेश्चंस आपने सीखे, आपने समझे, आपने रिवाइज किए। सिमिलरली आज के सेशन को भी इंटरेस्टिंग बनाते हुए कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक बीपीएससी कंप्यूटर टीचर से कनेक्ट नहीं किया है, इस पार्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है और चाहते हैं कोई एक ऐसा कोर्स हमें मिल जाए जो कि कंप्यूटर टीचर के कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस और जितना भी कंप्लीट सिलेबस है बेसिक से लेकर एडवांस तक उसको कंप्लीट किया जाए और हमारे साथ बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सचिन सर एक एक करके सभी टॉपिक को हमें गाइड करें, पीडीएफ प्रोवाइड करके हमारे रिवीजन में मदद करें और साथ ही साथ एमसीक्यूज की मदद से हमारे रिवीजन को स्ट्रॉन्ग करते रहें। तो ये कोर्स ये गारंटी करता है कि अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आपको किसी दूसरी वीडियो और पीडीएफ को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कोर्स अपने में सफिशिएंट है मैक्सिमम स्कोर करने के लिए। कैसे कनेक्ट हो सकते हैं इस बेहतरीन कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा, फिर वहां पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा बीपीएससी कंप्यूटर टीचर के नाम से, जो लाइव चल रहा है डेली 8 PM पर। लाइव कनेक्ट नहीं हो सकते हैं तो आपको ये सारे वीडियोस रिकॉर्डेड भी मिलेंगे और इसके अलावा भी बहुत सारे मॉक टेस्ट और वीडियोस आपको रिकॉर्डेड मोड में भी डेली बेसिस पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप यहां से कनेक्ट हो जाइएगा। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं आज के सेशन के क्वेश्चंस पर। प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना था। और सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इसका आंसर दिया है, तीनों क्वेश्चन के आंसर्स को दिया है और वो भी एक्यूरेट। तो इसका मतलब टैलेंटेड तो आप हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यू आर वेरी वेरी टैलेंटेड। बस इसी तरीके से अगर आप कंटिन्यूअस पढ़ते रहेंगे तो आप एग्जाम में बेटर परफॉर्म करेंगे और इससे आपको कोई रोक नहीं पाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस हैज द स्लोएस्ट टाइप ऑफ कनेक्शन? निम्नलिखित में से किस नेटवर्क डिवाइस में सबसे धीमे प्रकार का कनेक्शन होता है? अगर हम फास्टेस्ट कनेक्शन की बात करते हैं तो हम ब्रॉडबैंड की बात करते हैं, हम राउटर की बात करते हैं। अगर हम स्लोएस्ट कनेक्शन की बात करते हैं तो हम डायल अप कनेक्शंस की बात करते हैं, हम मॉडेम डिवाइस की बात करते हैं जो कि स्लोएस्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। तो इसका मतलब यहां पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या होगा? डायल अप मॉडेम्स, क्योंकि डायल अप कनेक्शंस को टेलीफोन लाइन कनेक्शंस के नाम से भी जानते हैं और यहां पर जो डिवाइस यूज होती है वो कौन सी है? मॉडेम है। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजेस 8-bit कोड कॉल्ड EBCDIC? दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो 8-bit कोड का इस्तेमाल करता है जिसे EBCDIC के नाम से जानते हैं, यानी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड के नाम से जानते हैं। और ये कंप्यूटर है IBM के द्वारा डेवलप किया गया मेन फ्रेम कंप्यूटर। सो द करेक्ट आंसर इज कंपनी इज IBM एंड द कंप्यूटर इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल बड़े लेवल पे डेटाबेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो या इंश्योरेंस सेक्टर,
गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, सभी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं डेटाबेस को स्टोर करने के लिए। लेकिन आजकल मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की जगह पर क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। किसका यूज? क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, जहां पर हम ऑनलाइन अपने डेटा को स्टोर करते हैं। वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, डैश टेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। मैक एड्रेस के आधार पर निर्णय लेता है कौन सी डिवाइस? अब यहां पर हमें यह पता है कि मैक एड्रेस का मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है, जो कि डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। और मैक एड्रेस, जिसे फिजिकल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं, ये स्विच और ब्रिज दो तरीके की डिवाइस पर काम करता है। तो यानी आंसर या तो स्विच हो सकता है या ब्रिज हो सकता है। क्या ब्रिज गिवन है? नहीं। क्या स्विच गिवन है? हाँ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्विच इज द राइट वन। क्लियर है? वेरी गुड। तो ये तीन क्वेश्चंस तो वो थे जो मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे के फॉर्म में दिए थे। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा। बताइए 5 ऑप्शंस के साथ। इट इज अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम दैट इन्वॉल्व्स द theft of a small amount of money from a large number of accounts, often over a long period of time। कह रहा है एक ऐसे साइबर क्राइम का नाम बताइए जिसमें अकाउंट में से थोड़ा थोड़ा करके पैसा निकाल लिया जाता है, बहुत छोटा अमाउंट। जैसे कोई ट्रांजैक्शन हुआ, उस ट्रांजैक्शन में 50 पैसे, 25 पैसे या 1 रुपए चोरी कर लिया जाए, तो अगर 50 पैसे अगर एक्स्ट्रा कट भी जाते हैं किसी के, तो कोई ध्यान नहीं देता है। और अगर ध्यान दे भी दिया तो कौन कंप्लेंट करेगा 50 पैसे के लिए? तो इस तरीके के क्राइम को क्या बोला जाता है गाइस? रैंसमवेयर, फिशिंग, स्मिशिंग, स्पूफिंग या सलामी अटैक। और ऐसा करके करोड़ों रुपए कमाते हैं हैकर्स। तो ये अटैक वाकई में बड़ा खतरनाक अटैक है, जिसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर एक ट्रांजैक्शन से हैकर अपने पास ले लेता है, और इसे बोलते हैं सलामी अटैक। क्योंकि हम यहां पर हैकर को सलाम कर रहे हैं उसकी सोच पर, है ना, क्या बेहतरीन तरीके से ये काम किया जा रहा है, इलीगल है नो डाउट, दैट इज कॉल्ड सलामी अटैक। वेरी गुड। नेक्स्ट, इन एसक्यूएल हैविंग इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद। कह रहा है एसक्यूएल में बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, जैसे सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग। इन सबका यूज हम करते हैं डेटाबेस में से डेटा को रिट्रीव करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, अपडेट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए। तो कह रहा है कि हैविंग के साथ में किसका यूज होता है? हैविंग के साथ में ग्रुप बाय क्लॉज का यूज किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। जैसे कि हमने एक एग्जांपल में दिखाया भी है कि यहां पर सिलेक्ट हुआ, सिलेक्ट में हम क्या लेते हैं? कॉलम्स को, फ्रॉम में टेबल के नाम को, वेयर कोई कंडीशन रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप बाय ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कलेक्शन को, और हैविंग ये अगेन एक एग्रीगेट सिलेक्शन को ही रिप्रेजेंट करने में मदद करता है। तो यहां पर हम क्या पूछ रहे थे आपसे कि हैविंग का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं या ग्रुप बाय का यूज किसके साथ करते हैं? तो ग्रुप बाय का यूज हैविंग के साथ करते हैं या हैविंग का इस्तेमाल ग्रुप बाय क्लॉज के साथ में करते हैं, ये आपको याद रखना है। क्या मैंडेटरी है एसक्यूएल क्लॉजेस में? तो सिलेक्ट और फ्रॉम ये मैंडेटरी है, क्योंकि सिलेक्ट में आते हैं कॉलम्स का नेम और फ्रॉम में आता है टेबल का नाम। तो ये तो मैंडेटरी हैं, ये कंपलसरी हैं जब भी हम डेटाबेस में से किसी भी डेटा को एक्सेस करते हैं उसके लिए। वेरी गुड। तीसरा देखिए, विच क्लॉज इन एसक्यूएल इज यूज्ड विद एन एग्रीगेट फंक्शन। कह रहा है एसक्यूएल में ऐसा कौन सा क्लॉज है जो एग्रीगेट फंक्शन को डिफाइन करता है? एग्रीगेट का मतलब एक तरीके से कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या है? ग्रुप बाय, सिलेक्ट, वेयर, बोथ 1 and 3 या नन ऑफ दीज। तो ग्रुप को दिखाने के लिए, एग्रीगेट को दिखाने के लिए
ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करते हैं, ये तो सही है। सिलेक्ट का यूज किया जाता है कॉलम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। वेयर का यूज किया जाता है किस पर्पस से? कंडीशन पर्पस से। तो यहां पर आंसर बनेगा ओनली वन, यानी ग्रुप बाय क्लॉज। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एसक्यूएल टाइप? इनमें से कौन सा एसक्यूएल का वैलिड डेटा टाइप नहीं है? तो एसक्यूएल के डेटा टाइप्स कौन से होते हैं? जैसे फ्लोट, फ्लोटिंग नंबर के लिए, डेसिमल नंबर्स के लिए, न्यूमेरिक, ये भी आपका डेटा टाइप है, डेसिमल, ये भी डेटा टाइप है, कैरेक्टर ये नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर की जगह पर एसक्यूएल में अगर हमें यूज करना होता है तो हम कैर का यूज करते हैं, है ना, कैरेक्टर का यूज नहीं करते। तो इसका मतलब कैरेक्टर इज नॉट ट्रीटेड एज अ वैलिड डेटा टाइप। जबकि मेन डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं? इंटीजर, स्मॉल इंट, डेसिमल, न्यूमेरिक, फ्लोट, रियल, डबल और प्रिसिशन। These are the valid data types in SQL. Very good. Next, among these या amongst which of the following shows the types of function call in Python? Python में कितने तरीके से फंक्शन को कॉल कर पाना पॉसिबल है? कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, बोथ 1 and 2, डिक्शनरी या नन ऑफ दीज? बताइए। बिल्कुल सही। जब हम पाइथन की बात करते हैं तो यहां पर दो तरीके से फंक्शन को कॉल किया जा सकता है। एक है कॉल बाय वैल्यू और दूसरा है कॉल बाय रेफरेंस, जिसे कॉल बाय एड्रेस के नाम से भी कई बार जानते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। सो बोथ 1 and 2 is the right answer. Next, dash convert the Python bytecode into machine executable code. बताइए मुझे, पाइथन में बाइट कोड को मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड में कौन कन्वर्ट करता है? इंटरप्रेटर, कंपाइलर, बाइट कोड, पाइथन वर्चुअल मशीन या ऑल ऑफ दीज? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। वेरी गुड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा पाइथन वर्चुअल मशीन। पीवीएम का काम क्या होता है? पाइथन के बाइट कोड को मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करना। अब जरा इसको एक बार समझिएगा। हमने लिखा है जो पाइथन का सोर्स कोड होता है उसका एक्सटेंशन .py होता है। ये कंपाइलर के थ्रू कंपाइल किया जाता है, फिर इसे इंटरप्रेट किया जाता है इंटरप्रेटर के थ्रू, और बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद रन टाइम पर पीवीएम मशीन के द्वारा इसको फाइनली क्या किया जाता है? मशीन इंडिपेंडेंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? पाइथन वर्चुअल मशीन का काम होता है किसी भी कोड को मशीन इंडिपेंडेंट बनाना। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? कि पाइथन में लिखा गया कोड किसी भी कंप्यूटर पर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल जाए, है ना, दैट इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और ये काम किसका है? पाइथन वर्चुअल मशीन का है। समझ में आ गया गाइस? वेरी गुड। द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ ट्री विल यील्ड अ सॉर्टेड लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ट्री इन डैश। बताइए। कह रहा है द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ अ ट्री, कह रहा है जो ट्री में ट्रैवर्सिंग होती है, विल यील्ड अ सॉर्टेड लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स, इसकी मदद से जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उस ट्री में वो सॉर्ट हो जाते हैं, वो प्रॉपर तरीके से उसमें सॉर्टिंग कर पाना पॉसिबल होता है। तो इस तरीके की ट्री को क्या बोलते हैं? बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, हीप, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? बताइए। वेरी गुड। ये फीचर है हमारा बाइनरी सर्च ट्री का, यानी बीएसटी का। बाइनरी सर्च ट्री में ही हम लोग क्या करते हैं? ट्री ट्रैवर्सिंग अप्लाई करते हैं। ट्री ट्रैवर्सल का मतलब होता है हर एक नोड को टच करना, हर एक नोड को टच करके उसमें डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करना,
स्टोर डेटा को व्यू करना या अपडेट करने के लिए हर एक नोड को टच करना ही ट्री ट्रैवर्सिंग का प्रिंसिपल है, जहां पर प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर तीन तीन तरीके के हमारे ट्री ट्रैवर्सिंग की जाती है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अ बाइनरी ट्री हुज एवरी नोड हैज ईदर 0 और 2 चिल्ड्रन इज कॉल्ड। कह रहा है एक ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें या तो 0 यानी कोई भी चिल्ड्रन नहीं होते किसी भी नोड के, या 2 चिल्ड्रन होते हैं। तो हर एक नोड के 2 चिल्ड्रन का होना या कोई भी चिल्ड्रन का ना होना, ये किस तरीके के बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है? कंप्लीट बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा कंप्लीट बाइनरी ट्री। ऐसा ट्री जिसके 2 बच्चे यानी 2 चाइल्ड का होना कंपलसरी है, या 0 चाइल्ड, एक भी चाइल्ड ना हो उस पार्टिकुलर नोड की, इसे हम क्या बोलते हैं? बाइनरी सर्च ट्री, एंड दैट इज कॉल्ड कंप्लीट बाइनरी ट्री। समझ में आ गया गाइस? जैसे एग्जांपल के तौर पर ये ए नोड है जिसे रूट नोड बोलते हैं, इसके 2 चिल्ड्रन बी और सी, बी के फर्दर 2 चिल्ड्रन दैट इज डी और ई, और सी के फर्दर 2 चिल्ड्रन दैट इज एफ और जी। तो दिस टाइप ऑफ ट्री इज कॉल्ड कंप्लीट बाइनरी ट्री। वेरी गुड। नेक्स्ट, an algorithm that calls itself directly or indirectly is known as। ऐसी एल्गोरिथम जो अपने आप को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉल करवाती है, इस एल्गोरिथम को क्या बोलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कंप्यूटर टीचर के रिस्पेक्ट में। तो इसे बोलते हैं रिकर्शन एल्गोरिथम। वो एल्गोरिथम जिसका इस्तेमाल कॉलिंग के लिए करते हैं, कॉल्स इटसेल्फ, जो अपने आप को कॉल करवाती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड रिकर्शन। क्लियर है? तो शायद आपको रिकर्शन का मतलब पता होगा। रिकर्शन का मतलब होता है अपने फंक्शन को, अपने आप को कॉल करवाना, यही रिकर्सिव कहलाता है या रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। ग्रेट। नेक्स्ट, द डिसएडवांटेज इन यूजिंग अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। कह रहा है एक चीज बताओ, सर्कुलर लिंक लिस्ट आपको पता है ना क्या होती है? लिंक लिस्ट क्या होता है? जिसमें हर एक नोड अपने आगे वाली नोड से कनेक्टेड होती है, उसे बोलते हैं लिंक लिस्ट। और यहां पर जो कनेक्शन होता है ये किसके थ्रू होता है? डेटा, पहली नोड में के फर्स्ट पार्ट में डेटा होगा और दूसरे में पॉइंटर होगा। पॉइंटर का काम यहां पर क्या होता है? दूसरी नोड से कनेक्ट करने का, यानी कनेक्टेड टू दी नेक्स्ट नोड। तो दूसरी नोड के एड्रेस से लिंक करने का काम किसका होता है? पॉइंटर का, है ना? याद रखिएगा, एड्रेस ऑफ दी नेक्स्ट नोड से जो लिंक करता है लिंक लिस्ट में, वो क्या है? पॉइंटर है। तो यहां पर कह रहा है कि जो सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है जिसमें नल नहीं होता लास्ट में, जो फिर से पहली लिस्ट पर पहुंच जाती है, तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? कि यहां पर ये लूप लगातार चलता ही जाता है, चलता ही जाता है और चलता ही जाता है ना? ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो इट इज पॉसिबल टू गेट इनटू इनफाइनाइट लूप। कह रहा है यहां पर इनफाइनाइट लूप होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ए नोड बी को रिप्रेजेंट कर रही है, बी नोड सी को कनेक्ट कर रही है और सी फर्दर डी को कनेक्ट कर रही है, जहां पर डी फिर ए से कनेक्ट होगी। तो इस रीजन की वजह से ये जो लूप चल रहा है ये इनफाइनाइट लूप हो सकता है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इट इज पॉसिबल टू गेट इनटू इनफाइनाइट लूप। वेरी गुड। नेक्स्ट, which of the following case does not exist in complexity theory? आप लोग ने पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी के जब हम बात करते हैं तो वहां पर अलग अलग केसेस होते हैं। अलग अलग केसेस कौन से? मर्ज सॉर्ट, बबल सॉर्ट, जितने भी आपके अलग अलग सॉर्ट होते हैं उनके अलग अलग केसेस बताए गए हैं। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा केस नहीं है। बेस्ट केस होता है
एवरेज केस ये भी होता है, वर्स्ट केस ये भी होता है, लेकिन नल केस नहीं होता। सो द करेक्ट आंसर इज नल केस। हम जानते हैं जब हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम को पढ़ते हैं, जहां पर क्विक सॉर्ट की बात करते हैं, मर्ज सॉर्टिंग की बात करते हैं, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और हीप सॉर्ट की बात करते हैं, यहां पर कितने तरीके के केसेस होते हैं? बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस, है ना, जबकि नल केस तो होता ही नहीं। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? नाम बताइए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट हो, जहां क्लास का इस्तेमाल किया जाए, जिनको बार बार रिकॉल किया जाए, उन्हें बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये कह रहा है कि सबसे पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन सी है? एंड द आंसर इज साइम्यूला। ये है आपकी सबसे पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्मॉल टॉक। ये सबसे पहली प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है स्मॉल टॉक, और पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है साइम्यूला। क्लियर है? वेरी गुड। Which keyword in Python means that the function is without a name? Python में ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो बताता है कि फंक्शन का कोई नाम नहीं है, गुमनाम फंक्शन है? और ये कीवर्ड कौन सा है? बिल्कुल सही, दैट इज लैम्बडा। लैम्बडा कीवर्ड डिनोट करता है कि देयर इज नो एनी नेम ऑफ द फंक्शन इज एनोनिमस इन नेचर, दैट इज कॉल्ड लैम्बडा। नेक्स्ट, फुल एडर। एक क्वेश्चन एग्जाम में फुल एडर या हाफ एडर से भी बिल्कुल देखा जाएगा। डिजिटल सर्किट का ये बेसिकली क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन बनेगा कि अ फुल एडर लॉजिक सर्किट विल हैव। एक फुल एडर लॉजिक सर्किट की विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नंबर ऑफ इनपुट कितने होंगे? 3, और नंबर ऑफ आउटपुट कितने होंगे? 2। तो 3 इनपुट और 2 आउटपुट्स की मदद से जो एक सर्किट डिजाइन होगा, दैट इज कॉल्ड फुल एडर लॉजिक सर्किट। तो आंसर क्या होगा? 3 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट। जैसे कि हमने यहां पर दिखाने की कोशिश भी करी है आपको कि ए, बी और सी, ये 3 हमारे अलग अलग इनपुट्स हैं जो हमने फुल एडर पे अप्लाई किया, और इस पे 2 हमारे आउटपुट निकल के आ गए। तो 3 इनपुट और 2 आउटपुट मींस फुल एडर लॉजिक सर्किट। वेरी गुड। जबकि हाफ एडर लॉजिक सर्किट की बात करें तो इसकी फीचर क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या बनती है? हाफ एडर के केस में 2 इनपुट और 2 आउटपुट, यानी व्हेन देयर इज ओनली 2 इनपुट एंड वी गेट 2 आउटपुट फ्रॉम दैट इज कॉल्ड हाफ एडर केस। तो आंसर क्या बनेगा? दैट इज ऑप्शन नंबर 3, 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। क्लियर है? वेरी गुड। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में बताइएगा, टीसीपी टेक्स लार्ज ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन एप्लीकेशन एंड ब्रेक्स देम इनटू। कह रहे टीसीपी की बात करें, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की बात करें। हम जानते हैं जब भी हम टीसीपी की बात करते हैं या यूडीपी की बात करते हैं, हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। और ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा को किसमें ब्रेक किया जाता है? सेगमेंट में। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा गाइस? सेगमेंट इज द करेक्ट वन। फिजिकल लेयर में डेटा को बिट्स में डिवाइड करते हैं, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं, फिर उसके ऊपर अगर हम बड़े नेटवर्क लेयर में तो पैकेट्स में डिवाइड करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पर जहां टीसीपी यूडीपी की बात होती है, सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, और इसके ऊपर वाले लेयर्स में डेटा को डेटा के फॉर्मेट में ही रखते हैं। क्लियर है गाइस? वेरी गुड। अब यहां पर बताइए मुझे, व्हाट इज द टाइप ऑफ नेटवर्क इन विच द टोपोलॉजी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम? ऐसी कौन सी नेटवर्क है जिसमें टोपोलॉजी समय समय पर बदलती है? नेटवर्क में टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है?
फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजीज। नेटवर्क में कंप्यूटर्स को कैसे अरेंज किया जाए, इसी को तो बोलते हैं टोपोलॉजीज। और टोपोलॉजीज की बात करें तो वो टोपोलॉजी जो समय समय पर बदलती है, दैट इज कॉल्ड मैनेट, मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। तो आंसर क्या होगा गाइस? ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी राइट वन। अब ये मैनेट क्या होता है? जैसे ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, ये सब आपके मोबाइल एडहॉक नेटवर्क के ही पार्ट है, क्योंकि ब्लूटूथ की रेंज, हॉटस्पॉट की रेंज, ये सब आपके पास में एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है जो समय समय पर बदलता है। आइए देख लेते हैं व्हाट इज कॉल्ड मोबाइल एडहॉक नेटवर्क या मैनेट क्या है। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि दिस नेटवर्क चेंज लोकेशन एंड कॉन्फ़िगर इटसेल्फ। ये नेटवर्क अपनी लोकेशन को चेंज करता रहता है और अपने अकॉर्डिंग क्या करता है? कॉन्फ़िगर करता है ना। नॉर्मल सी बात है, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है तो आपके साथ में जाएगा और जिस लोकेशन में जाएगा उस नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा और अपनी रेंज को स्पेसिफिक कर देगा। लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, इसमें सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल की क्या होती है? कमी होती है। वेरिंग नेटवर्क टोपोलॉजी, ये अपनी टोपोलॉजीज को अलग अलग तरीके से मैनेज करता है और एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? ब्लूटूथ भी हो सकता है ना। और साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल आपका हॉटस्पॉट भी हो सकता है। तो ईदर अ हॉटस्पॉट और अ ब्लूटूथ कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैनेट, मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। इसे कई बार रैंडम नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं, है ना। मैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रैंडम नेटवर्क। ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 18, हु क्रिएटेड मैक एड्रेस? कह रहा है मैक एड्रेस किसके द्वारा क्रिएट किया गया? हम जानते हैं मैक एड्रेस हमारे कंप्यूटर का एक फिजिकल एड्रेस होता है, जिसे हम बर्न्ड इन एड्रेस के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? कंप्यूटर के ना चेंज होने वाले एड्रेस के नाम से, यानी फिक्स्ड एड्रेस के नाम से, फिजिकल एड्रेस के नाम से मैक एड्रेस। मैक एड्रेस को डेवलप किया गया है किसके द्वारा? रिसर्च सेंटर के द्वारा, जिसका नाम है ज़ेरॉक्स पारसी। क्या है? ज़ेरॉक्स पारसी, दैट इज पैलो एल्टो रिसर्च सेंटर, इसके द्वारा डेवलप किया गया है मैक एड्रेस। अब मैक एड्रेस ही नहीं, ज़ेरॉक्स पारसी जो रिसर्च सेंटर है इसने बड़े बड़े काम किए हैं, जैसे GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को डेवलप किया है, ईथरनेट यानी मैक एड्रेस या ईथरनेट को डेवलप किया है, लेजर प्रिंटर के कॉन्सेप्ट को भी डेवलप किया है इस पार्टिकुलर रिसर्च सेंटर ने, ज़ेरॉक्स पारसी ने। तो याद रखिएगा, बिटमैप इमेज को डेवलप करने वाला भी ज़ेरॉक्स पारसी ही है। तो चाहे बात हो GUI की, ईथरनेट की, लेजर प्रिंटर की, या फिर बात हो बिटमैप इमेज की, इन सभी कैटेगरी में जो क्रेडिट जाएगा वो किसको जाएगा? ज़ेरॉक्स पारसी नाम के रिसर्च सेंटर को जाएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, मैक एड्रेस इज डैश डिजिट नंबर। मैक एड्रेस कितने डिजिट का नंबर है? 10, 11, 12, 13 या 48? अब कुछ कैंडिडेट्स इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी में पढ़ते हैं और लगा देते हैं 48, जबकि 48 क्या है? 48 बिट का होता है मैक एड्रेस। लेकिन ये तो पूछा ही नहीं कि मैक एड्रेस कितने बिट का है, यहां पूछा है मैक एड्रेस कितने डिजिट का नंबर है, और आंसर है ये हेक्साडेसिमल नंबर है जो कि 12 डिजिट का होता है। सो द करेक्ट आंसर इज 12 डिजिट नंबर। ये जो 12 डिजिट का नंबर है ये 6 में डिवाइडेड होता है। पहले के 6 अल्फा न्यूमेरिक क्या बताते हैं? OUI किस ऑर्गेनाइजेशन का है? ये ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, ऑर्गेनाइजेशन का नाम। और आखिरी के 6 बताते हैं NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर के बारे में। फिर से एक बार, स्टार्टिंग के 6 ऑर्गेनाइजेशन और बाद के 6 NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर के बारे में आपको बताएंगे। क्या ये बात समझ में आई?
वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20, लूप बैक एड्रेस इज यूज्ड फॉर। लूप बैक एड्रेस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? लूप बैक एड्रेस कौन सा होता है? 127.0.0.1, दैट इज कॉल्ड लूप बैक एड्रेस, जिसका इस्तेमाल किया जाता है टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या यह सेल्फ टेस्टिंग होगा, ईथरनेट कार्ड टेस्टिंग होगा, नेटवर्क कार्ड टेस्टिंग होगा, ऑल ऑफ दीज होगा या नन ऑफ दीज होगा? वेरी गुड, एंड द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। लूप बैक एड्रेस 127.0.0.1, which is also called as testing address, Ethernet call testing address, network call testing address. So the answer is all of these. इसे लोकल होस्ट के नाम से भी कई बार जानते हैं। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि किस एड्रेस को लोकल होस्ट के नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या होगा? लूप बैक एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोकल होस्ट, जहां आप अपने लोकल कंप्यूटर को एज अ सर्वर बनाते हैं और फिर उसमें टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर द कैरेक्टर ए इन ASCII इज। ASCII में कैपिटल ए के लिए जो दशमलव प्रतिनिधित्व है वो क्या है? कैपिटल ए मतलब क्या है? हम लोग जानते हैं कि ASCII एक 7 बिट का कोड होता है और EASCII 8 बिट का कोड होता है, जिसमें 7 बिट के केस में 2 to the power 7 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं और EASCII के केस में 2 to the power 8 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पर कैपिटल ए की जो वैल्यू है वो है 65, कैपिटल बी की जो वैल्यू है वो है 66, कैपिटल सी की जो वैल्यू है वो है 67 एंड सो ऑन, कैपिटल जेड की 90। समझ में आ गया? तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछते हैं कैपिटल ए की वैल्यू बताइए, कैपिटल बी क्या रिप्रेजेंट करता है ये बताइए, है ना, एंड सो ऑन। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोगों ने कैपिटल की वैल्यूज को समझा। जो स्मॉल कैरेक्टर्स हैं इनकी भी वैल्यू अलग होती है। तो ASCII में कैपिटल ए अलग है और स्मॉल ए अलग है। तो स्मॉल ए क्या डिनोट करता है? 97 को। स्मॉल बी क्या डिनोट करता है? 98 को। स्मॉल सी क्या डिनोट करता है? 99 को, एंड सो ऑन टिल स्मॉल जेड, दैट इज 122। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा कि अगर कैपिटल ए पूछे तो 65 होगा, इसके साइमल्टेनियस आप आंसर करिएगा, और जब स्मॉल ए पूछे तो 97 होगा और इसके साइमल्टेनियस आपको आंसर करना होगा। ए पूछें, बी पूछे, सी पूछें, है ना, इसी के रिगार्डिंग आप आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड। द डिफरेंस बिटवीन द ASCII वैल्यू ऑफ ईच लोअर केस लेटर एंड अपर केस लेटर इज। कह रहा है ये बताइए ASCII में अभी हम लोग ने देखा कि लोअर केस और अपर केस दो अलग अलग हैं, स्मॉल ए और कैपिटल ए, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होता है? स्मॉल बी और कैपिटल बी, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? स्मॉल सी और कैपिटल सी, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? वेरी गुड, दैट इज 32। दो अपर केस और लोअर केस ASCII वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है वो 32 का होता है। जैसे कैपिटल ए और स्मॉल ए 97, कैपिटल ए 65, तो 97 माइनस 65 32। ऐसे ही आप कैपिटल बी स्मॉल बी करके देख सकते हैं, है ना। हमने स्मॉल जेड और कैपिटल जेड में भी करके दिखा दिया है आपको कि 122 और 90, 122 और 90 माइनस करेंगे क्या मिलेगा? 32। तो यानी अपर केस और लोअर केस के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होगा? 32 होगा, 32 होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम फाइल नेम लेंथ इन विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 और विंडोज 11? कह रहे विंडोज के जो लेटेस्ट वाले वर्जन है ना, जैसे 7, 8, 8.1, 10, 11, इन सभी में जो फाइल हम बनाते हैं उस फाइल का जो नेम होता है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? कितने कैरेक्टर्स का हो सकता है? 260 कैरेक्टर्स का, 265 कैरेक्टर्स का, 255 कैरेक्टर्स का,
250 कैरेक्टर्स का या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा 260 कैरेक्टर्स का मैक्सिमम फाइल नेम हो सकता है। कई बार माइक्रोसॉफ्ट ने यह भी लिखा है कि आप 260 कैरेक्टर से ज्यादा भी फाइल नेम रख सकते हैं, लेकिन उसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो सपोर्ट करे या ना करे। इसका मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा NTFS फाइल सिस्टम है वो मैक्सिमम 260 कैरेक्टर्स को ही प्रॉपर सपोर्ट कर सकता है। समझ में आ गया गाइस? वेरी गुड। नेक्स्ट, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज, कह रहा है ये बताइए कि लाइनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत यूज किया जाता है, सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिक्योर माना जाता है, इवन सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिक्योर है ना। और ये तक कहा जाता है कि लाइनेक्स में जो वायरस है वो नहीं आता। बिल्कुल सही है, लाइनेक्स में किसी भी तरीके के एंटीवायरस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये भी बात सही है। तो मुझे बताइए, क्या लाइनेक्स टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? बिल्कुल है, क्योंकि जो भी सर्वर में यूज होगा वो टाइम शेयरिंग अप्रोच को फॉलो करेगा। ये मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है। जो सर्वर वाले ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे है ना, वो बाहुबली टाइप के होंगे, जो मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग फीचर को सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, दैट इज द राइट वन। एक चीज और याद रखिएगा कि लाइनेक्स टाइम शेयरिंग भी हो गया, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग भी हो गया। लाइनेक्स हमारा इसके साथ साथ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी है ना। एंड्रॉइड भी हमारा ओपन सोर्स कैटेगरी में आता है। लाइनेक्स के कई बार वर्जन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो जरा इसके वर्जन भी देख लीजिए कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन कौन कौन से हैं। सबसे फेमस 81% मार्केट शेयर के साथ यूबुंटू, फिर डेबियन, फिर सेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, फेडोरा, रेड हैट वैसे बहुत पॉपुलर है ना, लेकिन ज्यादातर सर्वर में इसका यूज करते हैं तो 12% मार्केट शेयर। आर्क लाइनेक्स और सुसी, ये हैं हमारे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग वर्जन। तो इन वर्जन्स के नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दिए गए ऑप्शन में कौन सा लाइनेक्स का वर्जन नहीं है या कौन सा लाइनेक्स का वर्जन है। तो इस क्वेश्चन की मदद से ये आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये लाइनेक्स के वर्जन है और ये जो ऑप्शन है ये लाइनेक्स का वर्जन नहीं है। क्लियर है? तो 25 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आउट ऑफ 25 आपने कितना स्कोर किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब समय आ चुका है क्वेश्चन ऑफ द डे का, जहां हम आपसे पूछते हैं बैक टू बैक 3 क्वेश्चंस और आप तीनों क्वेश्चन के आंसर्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताते हैं, है ना। फिर हम इनके आंसर्स को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बताइए आज फिर, द नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज नोन एज, एक पर यूनिट टाइम पर जो प्रोसेस कंप्लीट किए जाते हैं सीपीयू के द्वारा, प्रोसेसर के द्वारा, उसे क्या बोला जाता है? आउटपुट, थ्रूपुट, एफिशिएंसी, कैपेसिटी या ऑल ऑफ दीज? बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन, एमंग द बिलो ऑर्डर बाय क्वेरीज विच आर करेक्ट वन? हम लोग जानते हैं एसक्यूएल में ऑर्डर बाय का यूज किया जाता है, किस काम के लिए? सॉर्टिंग करने के लिए। तो कह रहा है बताइए इन पांचों में से कौन सा आंसर ऑर्डर बाय के लिए बिल्कुल करेक्ट है? सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर बाय, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर बाय असेंडिंग, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? क्या होगा आंसर? बताइएगा कमेंट करके। और तीसरा क्वेश्चन है डेटा स्ट्रक्चर से, a linear collection of data elements where the linear node is given by means of pointer is called। ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जहां पे पॉइंटर का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा है? लिंक लिस्ट है, नोड लिस्ट है, प्रिमिटिव लिस्ट है, ऑल ऑफ दीज है या नन ऑफ दीज है? तो पॉइंटर का इस्तेमाल कहां करते हैं आज के सेशन में मैंने आपको बताया था, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। बताइएगा कमेंट करके। सेशन कैसा लगा एक बार लाइक करके बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर शानदार तरीके से आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में, बहुत डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहते हैं,
एमसीक्यूज करना चाहते हैं, पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, जहां आपको कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू, पीडीएफ, टेस्ट ये सब मिलेगा। कोर्स से कनेक्ट करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप अपनी क्वेरीज को मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू वेरी मच।